नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल बीएमएस ट्यूटोरियल में। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे चरक संहिता के नवम अध्याय गुणांग चतुष्पादीय अध्याय के बारे में। तो इससे पहले हम आपको बता दें कि अब स्वस्थ चतुष्क का वर्णन करने के बाद अब हम बात करेंगे निर्देश चतुष्क के बारे में हम बात करेंगे, जिसका प्रथम अध्याय है गुणांक चतुष्पादीय अध्याय। ठीक है, तो इससे पहले मैं आपको बता दूं कि इससे प्रीवियस के जो 1 to 8 चैप्टर है चरक संहिता के, वो हम अपने वीडियोस में पहले ही पब्लिश कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखे तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पर प्लेलिस्ट में जाकर वो प्रीवियस जो चैप्टर्स हैं वो देख सकते हैं। सेकंड, हम आपको बता दें कि अगर आपको ये हैंड रिटन नोट्स चाहिए जो बहुत इजी लैंग्वेज में बनाए गए हैं और ये आपके AIGPT और जो BMS सेकेंड ईयर के स्टूडेंट हैं उनके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है। तो ये नोट्स आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जाकर वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, वो भी बिल्कुल फ्री। तो लिंक हमने टेलीग्राम का डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप डिस्क्रिप्शन में जाकर ये नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं चैप्टर के बारे में। तो चैप्टर का नाम मैं आपको बता दूं, जो कि है गुणांक चतुष्पादीय अध्याय, जिसमें बात करते हैं हम गुणांक की शब्द का अर्थ क्या होता है। भाई, इस शब्द का अर्थ क्या होता है कि अल्प वचन का बोधक है। मतलब ये क्या बताता है, हमें काफ़ी अल्प वचनों के बारे में बताता है। मतलब इसमें ना काफ़ी कम संक्षिप्त रूप में हम इस चतुष्पाद का वर्णन किया गया है। तो इसमें काफ़ी संक्षिप्त रूप में ये अध्याय काफ़ी संक्षिप्त है। इसका मतलब क्या है कि हमें चतुष्पाद के बारे में काफ़ी संक्षिप्त रूप में मिलेगा। मतलब काफ़ी कम वर्डिंग्स जिसे बोलते हैं, उसमें हमें चतुष्पाद के बारे में इस अध्याय में मिलेगा। ठीक है, जो इसे नेक्स्ट अध्याय के बारे में हम बात करेंगे वो है महाचतुष्पाद अध्याय, जिसमें हम काफ़ी ज़्यादा अपेक्षा से अधिक काफ़ी डिटेल्ड में हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो इस चैप्टर के बेसिक्स के बारे में मैंने आपको बता दिया कि इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे और किस टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे। अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक के बारे में, हम मूव करते हैं। तो बात कर लेते हैं चिकित्सा के चतुष्पाद के बारे में। अब हम बात करें चिकित्सा के चतुष्पाद के बारे में, तो ये जो होते हैं हमारे वो है चिकित्सा के चतुष्पाद भिषक अध्ययन उपस्था रोगी पाद चतुष्टयम गुणवत्त कारणम ज्ञेयम विकार व्यपशांते। तो ये हमारे चिकित्सा के 4 पाद है। कौन कौन से हमारे चिकित्सा के 4 पाद इस श्लोक के माध्यम से हम देखते हैं। भिषक मतलब वैद्य, फिर उसके बाद हम बात करते हैं द्रव्य। द्रव्य का मतलब क्या होता है, गुण द्रव्य, फिर उपस्थिता, फिर उसके बाद रोगी। ठीक है, तो ये हमारे चिकित्सा के 4 पाद है। ठीक है, जो कि सारे जो विकार होते हैं उनकी शांति करते हैं। ठीक है, उनकी शांति में क्या होते हैं, कारण होते हैं। इस श्लोक को ध्यान से देखिएगा। भिषक, द्रव्य, उपस्थिता और रोगी पाद चतुष्टयम, मतलब ये हमारे जो क्या है 4 पाद है किसके, चिकित्सा के। गुणवत्त कारणम ज्ञेयम विकार उपशांत है, मतलब ये क्या करते हैं, ये 4 पाद जो होते हैं वो कारण होते हैं विकार को शांत करने का। मतलब इन चारों के कारण ही क्या होता है, विकार की जो रोग उत्पन्न हुआ होता है हमारे शरीर में, उनकी शांति होती है। अब हम इसको बिल्कुल डिटेल में देखेंगे। अब देखिए, इसमें हम बात करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं ये 4 पाद के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं गुणवान वैद्य। ठीक है, नेक्स्ट होता है हमारा गुणवान द्रव्य, थर्ड होता है हमारा गुणवान उपस्थिता, और चौथा होता है हमारा गुणवान रोगी। मतलब हमारे कहने का मतलब क्या है कि सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट चिकित्सा का जो प्रथम पाद है, मतलब जो आधार स्तंभ है जब हम चिकित्सा करते हैं, तो उसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है, वैद्य है। दूसरा जो द्रव्य औषध के रूप में हम रोगी को देते हैं जिससे रोगों का शमन होता है, वो है। और थर्ड है हमारा उपस्थिता, मतलब जो रोगी के साथ जो परिचारक होता है, परिचारक
जिसे हम कह सकते हैं एक नर्सिंग स्टाफ, वो है। और फोर्थ हमारा होता है कौन, पेशेंट, जिसकी हमें चिकित्सा करनी होती है। तो चिकित्सा के ये 4 पाद बताए गए हैं, मतलब 4 ज़रूरी आधार स्तंभ बताए गए हैं जिसकी हम चिकित्सा करते हैं। तो इसमें अगर हम बात करें तो सबसे प्रधान क्या माना गया, वैद्य है, क्योंकि उसके बाद ही औषध, परिचारक और रोगी आएंगे। तो अगर देखा जाए तो सबसे पहले क्या होगा, अगर वैद्य होगा तो वैद्य क्या करेगा, वैद्य देखो, वैद्य होगा, सबसे पहले वैद्य क्या करता है, कर्म करेगा कि भाई वो औषधि, मतलब जो है औषधि वगैरह बताएगा, जो भी है, मतलब रोगी को देखेगा। तो सबसे पहला प्रधान कारक हमारे चरक ने माना है कि वैद्य को, ठीक है, इसमें। और फिर उसके बाद औषधि होगी, अगर औषधि नहीं होगी तो रोगों का शमन कैसे होगा। अब वैद्य को पता है कि वैद्य भी होता है, वैद्य काफ़ी गुणवान है, उसे सारी औषधियों का पता है। उसके बाद हमें क्या चाहिए, औषधि चाहिए। फिर हमें क्या चाहिए कि उसके बाद औषधि वगैरह चाहिए, जैसे कि कल्क, क्वाथ, अनुपान, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमें देनी होती है। उसके बाद हमें क्या चाहिए कि रोगी की सेवा करने के लिए एक परिचारक चाहिए, जो कि तीसरा प्रधान है, क्योंकि अगर उसके साथ में परिचारक नहीं होगा तो रोगी की सेवा, रोगी की हालत के बारे में बताना, ये सारी चीज़ें कौन देख रेख करेगा। तो इसके लिए हमें साथ में रोगी के लिए एक परिचारक चाहिए। उसके बाद अगर रोगी ही नहीं होगा, फोर्थ पॉइंट हमारा, तो हम चिकित्सा किसकी करेंगे, तो साथ में रोगी भी है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमारी हो गई। फिर उसके बाद हम बात कर लेते हैं अपनी नेक्स्ट पॉइंट के बारे में। तो हम बात करते हैं विकृति और प्रकृति के लक्षण के बारे में हम बात करते हैं। तो विकृति और प्रकृति के लक्षण के बारे में बात करें, एक श्लोक के माध्यम से हम इसे भी देखते हैं। विकृति और प्रकृति के लक्षण, विकृति को हम कह सकते हैं अस्वास्थ्य, मतलब रोगी, और स्वास्थ्य प्रकृति को कह सकते हैं, ठीक है। तो अस्वास्थ्य और स्वास्थ्य के लक्षणों के बारे में हम बात करते हैं। तो इसको श्लोक के माध्यम से देखते हैं। विकारो धातु वैषम्य साम्यम प्रकृति रुच्यते सुखम संज्ञा आरोग्यम विकारो दुख्यते च। मतलब क्या कहने वाले हैं कि जो धातु वैषम्य है, मतलब धातु की जो विषमता है ना, उसे ही विकार कहा गया। विकारो क्या है, धातु वैषम्यम, ठीक है, मतलब धातु में जो विषमता आती है, धातु का ऊपर नीचे होना, घटना या बढ़ना, ठीक है, धातु का क्षय होना या वृद्धि होना, तो उसका कारण क्या है, विकार है, वो रोग का कारण है। और इसका साम्य क्या है, मतलब स्वास्थ्य शरीर। अगर शरीर में धातुओं की समता होगी तो शरीर कैसा होगा, स्वस्थ होगा। तो यहीं पे यही कहने का मतलब है। सुख संयम आरोग्य, मतलब सुख की तुलना किससे की है, आरोग्य से। तो आरोग्य को हम क्या बोल सकते हैं, सुख बोल सकते हैं। और विकार को हम क्या बोल सकते हैं, दुख बोल सकते हैं। मतलब जो रोग अवस्था है उसे हम क्या कहते हैं, दुख कहते हैं। और जो आरोग्य है उसे हम क्या कह सकते हैं, सुख की संज्ञा दे सकते हैं, मतलब इज कॉल्ड एज सुख, ठीक है। हमने इस श्लोक के माध्यम से विकृति और प्रकृति के लक्षण भी देखे हैं। विकृति के लक्षण क्या होते हैं, विकार क्या है, धातु वैषम्यम को ही विकार कहा जाता है और धातु साम्यम को प्रकृति कह सकते हैं, ठीक है। और आरोग्य को हमने क्या टर्म दी है, आरोग्य का मतलब आरोग्य का मतलब होता है प्राकृति। प्राकृति को हम सुख की संख्या दे सकते हैं और विकार को हम विकृति की संख्या या दुख की संज्ञा दे सकते हैं, ठीक है। अब हम नेक्स्ट पॉइंट पे अपने बात कर लेते हैं। इसमें हमने इसी की डेफिनेशन दे रखी है कि धातुओं की विषमता को रोग कहा जाता है। धातुओं की क्षमता का नाम प्रकृति है और आरोग्य अवस्था का नाम सुख है और विकार का नाम क्या है, दुख है, ठीक है। यहाँ पे आप एक पॉइंट ऐड कर सकते हैं, दुख। अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट की, चिकित्सा के अर्थ के बारे में पढ़ते हैं कि भाई चिकित्सा का अर्थ क्या होता है। तो सबसे पहले चिकित्सा के बारे में पढ़ने से पहले हम श्लोक के माध्यम से देखते हैं, फिर हम इसकी हिंदी देखेंगे और इसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो बात कर लेते हैं हम चिकित्सा के बारे में। तो चिकित्सा के बारे में अगर हम बात करें, चिकित्सा के बारे में, अब चिकित्सा के बारे में श्लोक देखते हैं। चतुषाण भीषादीना सस्तानाम धातु विकृते प्रवृत्ति धातु सामर्थ्य चिकित्सा अति विविधीयते। तो इसके बारे में हम बात करते हैं। धातु के विकृत होने पर क्या होता है कि धातु में समता लाने के लिए जो चिकित्सा के 4 पैद है उसकी प्रवृत्ति को ही चिकित्सा कहती है। देखो यहाँ पे हम बात करते हैं, देखिए धातु विकृति आने पर, मतलब धातु विकृति शस्ता नाम
भीषक आदीनाम चतुष्षाणा मतलब प्रवृत्ति धातु साम्य, मतलब कि जो धातु विकृत हुई है उस धातु को साम्य करने के लिए, धातु की समअवस्था में लाने के लिए, विकृत धातु अवस्था को साम्य अवस्था में लाने के लिए जो चतुष्षाणा भीषाणा मतलब जो वैद आदि 4 पाद है चिकित्सा के, उनकी जो प्रवृत्ति होती है मतलब वो जो चेष्टा करते हैं, वो जो क्रिया करते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, चिकित्सा कहते हैं। तो यहाँ पे यही बताया गया है। हमारे कहने का मतलब क्या है कि धातुओं को सम करने को ही हमने क्या माना है, चिकित्सा माना है। और यहाँ पे क्या बोला गया है कि धातुओं को सम होने से ही क्या होता है, शरीर में रोग दूर हो जाते हैं। तो हमारे शरीर में रोग कब उत्पन्न होते हैं, जब धातु क्या हो जाती है, विकृत हो जाती है। और जब धातु सम हो जाती है तो हमारे शरीर में क्या हो जाता है, रोग दूर हो जाते हैं। ठीक है। और जब धातु असाम्य होती है या अपनी विकृत अवस्था में आ जाती है तभी हमें चिकित्सा करने की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है। तो यहाँ पे हमारे कहने का अर्थ ये था। अब बात कर लेते हैं हम कि आगे हमने माना था कि भाई चिकित्सा का अर्थ, तो इसमें चिकित्सा के बारे में हमने बात कर लिया कि रोगों को शांत करना ही एक प्रकार से चिकित्सा है। और रोग कब उत्पन्न होते हैं, जब धातु मल दोष आदि समअवस्था में ना हो। यहाँ पे हम अपनी जो फर्स्ट ईयर में पढ़ के आए वो वाली डेफिनेशन भी हम यहाँ पे दे सकते हैं। ठीक है। तो हम नेक्स्ट बात कर लेते हैं, इसी श्लोक की हिंदी देख लेते हैं। धातु के विकृत होने पर उन धातुओं में समता लाने के लिए उत्तम वैद आदि चिकित्सा के 4 पादों की जो प्रवृत्ति होती है उसे ही चिकित्सा कहते हैं। अब बात कर लेते हैं वैद के गुणों के बारे में। सबसे पहले तो वैद के गुणों के बारे में हम बात कर लेते हैं। स्वरुत त्रव आदि तत्व मतलब कि शास्त्र आदि को अच्छी तरह ज्ञान रखने वाला। सबसे पहला गुण क्या होगा कि जो वैद होगा वो शास्त्र आदि का अच्छी प्रकार से ज्ञान रखेगा, मतलब उसे भली भांति पता होगा कि इस शास्त्र का मतलब सारे शास्त्रों का जो ज्ञान है उसको भली भांति पता होगा। बहुदृष्ट कर्मतव मतलब अनेक बार रोगी औषध निर्माण औषध प्रयोग को प्रत्यक्ष दृष्टा होना, मतलब कि उसने काफ़ी बार जो रोगी के लिए हम औषध निर्माण करते हैं या औषध का प्रयोग करते हैं उसको प्रत्यक्ष रूप से देखा हो, मतलब उसका प्रत्यक्ष रूप से उसने कहीं जाके देखा हो अपनी आंखों द्वारा कि हाँ भाई इस रोग में ये वाली चिकित्सा दी जाती है। तो ये सारी चीज़ें हमने देख ली। सेकंड पॉइंट की हम बात करते हैं दाक्ष्य। दाक्ष्य का मतलब क्या होता है कि दाक्ष्य का मतलब होता है कि दक्ष होना, अर्थात समय के अनुसार युक्ति की कल्पना करने में चतुर होना। दक्ष होना मतलब अपने काम में बिल्कुल निपुण होना, मतलब कि वो युक्ति की कल्पना कर सके, रोग का पता लगा सके और युक्ति से क्या कर सके, औषध दे सके। इस प्रकार से जो है वैद का होना। ठीक है। अब बात करते हैं कि नेक्स्ट क्या होता है, सोच मतलब पवित्रता का रखना। तो ये चारों गुण किसके बताए, एक उत्तम वैद के अंदर जो एक गुण है वो एक उत्तम वैद के गुण माने जाते हैं और एक उत्तम वैद में ये गुण अवश्य ही होते हैं। तो शास्त्र का अच्छी तरह भली भांति उसे ज्ञान होता है, उसने औषध निर्माण औषध प्रयोग को अच्छी तरह इन सभी कर्मों को प्रत्यक्ष रूप से देखा होता है, अपने काम में निपुण होता है, युक्ति लगा सकता है और ब्रह्म चतुर होता है, एवं सोच मतलब पवित्रता से रहने वाला भी होता है, भगवान में आस्था रखने वाला होता है। तो ये सारे गुण हमारे वैद के गुण होते हैं। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं औषध के गुणों के बारे में। तो उत्तम औषधि के गुण के बारे में अगर हम बात करें तो वो होती है बहुता, मतलब औषधियों का अधिक रूप में प्राप्त होना, कि उसका काफ़ी मात्रा में प्राप्त होना। योग तत्व मतलब औषधियों का व्याधि नाश करने में समर्थ होना, मतलब जो औषधि है वो व्याधि को नाश कर सके इतनी वो कैपेबल होना। एक ही औषधि की अनेक कल्पना की योग्यता होना, मतलब चूर्ण वटी आदि वगैरह हम बना सके, अनेक विध कल्पना बन जाना। एक औषधि से चूर्ण भी बन जाए, ले भी बन जाए, ठीक है, क्वाथ भी बन जाए। तो ये सारी पंचविध कषाय कल्पना भी उससे बन जाना, काफ़ी सारी कल्पनाएं का एक औषधि से बन जाना। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट्स की हम बात कर लेते हैं संपत, मतलब औषधियों का अपने रस गुण वीर्य विपाक आदि गुणों से युक्त होना, मतलब औषधि के अंदर सारे के सारे गुण होना, जैसे रस गुण वीर्य विपाक आदि ये सभी औषधि के अंदर गुण होना। तो ये चारों औषधि के उत्तम गुण माने जाते हैं। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमने बात कर ली है।
अब नेक्स्ट हम बात करते हैं परिचारक के गुण के बारे में। परिचारक के गुण के बारे में बात करें तो परिचारक के गुण क्या होते हैं? सेवा कार्य में पूर्ण होना, चतुर होना, पवित्रता से रहना और रोगी के प्रति कैसा होना? उदारता रखना। तो ये सारे गुण क्या माने गए हैं कि परिचारक में होना उत्तम माना गया है। अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट रोगी के गुण के बारे में। तो रोगी के गुण में क्या क्या होना चाहिए? स्मृति होना, वैद्य की आज्ञा का पालन करना और निर्भयता होना। मतलब कि क्या होना? उसके अंदर स्मरण शक्ति होना, और जिससे क्या करे वो? स्मरण शक्ति होने से क्या होगा कि कष्टों के कारणों को याद रखे और आगे उनका त्याग कर दे। मतलब जिस कारण उसे ये रोग हुए हैं उन कारणों को त्याग दे। मतलब अपथ्य आहार के सेवन करने से, किसी दूषित वस्तु का सेवन करने से अगर रोगी को ये दोष हुए हैं तो आगे वो इन जो भी है आहार विहार का सेवन ना करे। ठीक है, तो स्मरण शक्ति अच्छी होना, वैद्य ने जो जो औषध बताई उसको समय अनुसार लेना, उसकी आज्ञा का पालन करना, जो आहार विहार मनन चिंतन वैद्य द्वारा बताया गया है वही करना। ठीक है, निर्भयता मतलब बिल्कुल नहीं डरना बीमारी से। ठीक है, जो रोग है उससे बिल्कुल नहीं डरना है। तो ये सारे गुण किसके माने गए? एक उत्तम रोगी के गुण ये सभी माने गए हैं। और नेक्स्ट पॉइंट है हमारा रोग तथा उपद्रव को अच्छी प्रकार से बता देना। मतलब कि जो उसके शरीर में जितने भी कष्ट है, जितने भी कॉम्प्लिकेशंस है, उनको अच्छी तरह से चिकित्सक को बता पाना, समर्थ होना, अच्छी तरह अपनी बात को स्पष्ट रूप में कह पाना। तो ये सभी जो गुण होते हैं वो एक उत्तम वैद्य के गुण बताए गए हैं। अब हम नेक्स्ट बात कर लेते हैं चिकित्सा की प्रधानता के बारे में कि भाई चिकित्सा की प्रधानता क्या होती है। तो देखिए इस टॉपिक को हम देखते हैं। 16 गुना से युक्त ये चिकित्सा के 4 पाद चिकित्सा की सिद्धि में कारण होते हैं। मतलब यहाँ पे कहने का मतलब क्या है कि जो ये 4 पाद होते हैं चिकित्सा के, कौन कौन से? भिषक मतलब वैद्य, द्रव्य, उपस्थिता और रोगी, ये सब क्या होते हैं? 16 गुणों से युक्त होते हैं। ठीक है, सब में हमने 4 गुण बताए गए हैं। तो ये कितने गुणों से युक्त हो गए? 16 गुणों से युक्त हो गए। जैसे वैद्य के 4 गुण, द्रव्य के 4 गुण, परिचारक के 4 गुण, रोगी के 4 गुण। तो इन सभी गुणों को मिला के ये क्या हुआ? 16 गुणों से युक्त हो गई। चिकित्सा के 4 पाद बोले जाते हैं। तो चिकित्सा की सिद्धि में इनका सबसे महत्वपूर्ण कारण होता है। और इन चारों में औषधि को जानने वाला और परिचारक पर शासन करने वाला, रोगी में रोग के अनुसार औषधि योगों का प्रयोग करने वाला क्या होता है? वैद्य होता है। तो हमने क्या माना है? अतः वैद्य को ही हमने प्रधान माना है। तो चिकित्सा में किसकी प्रधानता बताई गई है? चिकित्सा के 4 पादों में हमने वैद्य की प्रधानता बताई गई है। इसमें हमने काफ़ी सारे उदाहरण दिए, जैसे कि भंडारी जो होता है वो पाक क्रिया में जिस प्रकार पात्र, ईंधन, अग्नि आदि कारण होते हैं, इसी प्रकार क्या होता है कि उसी प्रकार चिकित्सा के 4 पादों में वैद्य भी प्रधानता होती है। जैसे कि देखिए युद्ध में जो विजय प्राप्ति की इच्छा से क्या होता है? सेनापति की विजय में जिस प्रकार भूमि, सेना, अशस्त्र ये सब कारण होते हैं, इसी प्रकार क्या होता है कि जो वैद्य होता है वो दूर करने के लिए प्रवृत्त होता है। तो इस कारण वैद्य को प्रधान माना गया है। ठीक है, जिस प्रकार देखिए जैसे मिट्टी, दंड, चक्र, सूत्र, इन चारों के बिना कोई भी कुम्हार घड़े की उत्पत्ति नहीं कर सकता। तो इसी प्रकार क्या होता है कि कुम्हार के बिना घड़े की उत्पत्ति नहीं हो सकती। अगर ये समान भी होंगे, मिट्टी, दंड, चक्र, सूत्र आदि भी होंगे, तो फिर भी मतलब जो है घड़े की उत्पत्ति नहीं होगी अगर कुम्हार का अभाव होगा। तो इसी प्रकार अगर वैद्य का अभाव होगा तो औषध, रोगी, परिचारक होते हुए भी रोगों की मुक्ति नहीं होगी, अर्थात रोगों को दूर नहीं किया जाएगा। तो ये सारे उदाहरण इसी प्रकार दिए गए हैं। ठीक है, तो हमने उदाहरणों की उससे भी रोगी की चिकित्सा की प्रधानता के बारे में जानना है। और अब हम बात कर लेते हैं प्राण विशर वैद्य के लक्षण के बारे में। अगर हम बात करें प्राण विशर वैद्य के लक्षण के बारे में, तो जो शस्त्र के अध्ययन में तत्पर रहे, शस्त्र को समझने में परिश्रम भी करें और कर्मों को बार बार करना, जो कर्म को बार बार करे
और देखना और कर्मों में तत्पर रहने वाले वेद को हम कैसा वेद कहते हैं? प्राण विशर वेद कहते हैं। मतलब जो शास्त्र में जो अध्ययन बताया गया है उसमें बिल्कुल तत्पर रहना, उसके अर्थ को समझना, उसमें परिश्रम करना, कर्म करना, बार बार देखना, बार बार उसका हस्तजीत हो जाना। ठीक है, तो इस प्रकार के कर्मों में तत्पर रहने वाले वेद को हम क्या कहते हैं? प्राण विशर वेद कहते हैं। अब हम नेक्स्ट बात कर लेते हैं राजा के योग्य वेद के लक्षण। जो राजा के योग्य जो वेद होते हैं वो कैसे होते हैं? हेतु, लक्षण, प्रशमन, रोगों को पुनः उत्पन्न न होने दे, इन 4 विषयों का ज्ञान रखने वाला वेद कैसा होता है? राजा का चिकित्सक होने का योग्य होता है। तो क्या बताया गया है हमने कि राजा के योग्य वेद कौन कौन से होते हैं? जो निदान को जाने, रोगों के लक्षण के बारे में जिसको पता हो, जिसको रोगों की शांति के बारे में पता हो, और वो जो रोगों को पुनः उत्पन्न न होने दे, ऐसे वेद को हम क्या कहते हैं? राजा के योग्य वेद कहते हैं। अब उत्तम गुण के हमने 6 गुण बताए गए हैं। मतलब इसमें उत्तम वेद के हमने 6 गुणों के बारे में वर्णन किया गया, उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। तो उत्तम जो हमारा उत्तम वेद बताया गया उसके 6 गुण कौन कौन से हैं? विद्या, वितर्क रहना, विज्ञान, स्मृति, चिकित्सा में तत्पर रहना, और छठा क्या है? उसमें है क्रिया, मतलब चिकित्सा कर्म करना। अब देखो, विद्या का ज्ञान लेना मतलब आयुर्वेद शास्त्र का उसे पूरी तरह से ज्ञान आना चाहिए। वितर्क रहना मतलब बुद्धि निर्मल रहना। ठीक है, ये सारी चीज़ें हो गई। फिर विज्ञान का मतलब शास्त्र वगैरह के बारे में भी उसे ज्ञान आना चाहिए। स्मृति अच्छी होनी चाहिए ताकि उसे याद रहे किस भांति उसे योगों का प्रयोग करना है, कौन सा योग किस रोगी में यूज़ करना है, ये सारी उसकी स्मृति अच्छी होनी चाहिए। चिकित्सा में तत्पर रहता हो और चिकित्सा उसे करनी आती हो। तो इस प्रकार जो ऐसे वैद्य होते हैं वो साध्य रोगों को तत्काल ही शांत कर देते हैं अच्छी प्रकार से। अब हम बात कर लेते हैं वैद्य की 4 वृत्तियों के बारे में। ठीक है, अब देखिए वैद्य की 4 वृत्तियों के बारे में बात कर लेते हैं हम। अब इसमें बात करते हैं वैद्य की 4 वृत्तियाँ बताई गई। मैत्री मतलब प्राणी मात्र के साथ ये 4 कौन कौन सी वृत्तियाँ मतलब कौन कौन से गुण वैद्य के अंदर होना चाहिए? प्राणी मात्र के साथ मित्रता का व्यवहार करना, आर्तशु कारणों मतलब रोगी जो व्यक्ति है उस पर दया का भाव दिखाना, साध्य रोगों में प्रेम पूर्वक भाव रखना। ठीक है, तो ये हो गए हमारे। नेक्स्ट बात करते हैं असाध्य रोगी या रोग में अपेक्षा का भाव रखना। मतलब कि ये चीज़ें ध्यान रखना कि हाँ इसको हम ठीक कर सकते हैं, अर्थात हम अपनी कोशिश कर व्यक्ति को थोड़े दिन और जीवित रखने की कोशिश कर सकते। तो असाध्य रोगों में इस प्रकार का अपेक्षा वैद्य को रखनी चाहिए। तो ये सारी 4 वृत्तियाँ हमारे जो वेद में बताई गई है। तो इस भली बात ही आपका ये चैप्टर यहीं पर समाप्त होता है। अगर आपको ये हैंड रिटन नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दे दिया। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर करना ना भूलें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि आपको आने वाले वीडियोस पे नोटिफिकेशन ज़रूर मिल सके। अगर आप चाहते हैं कि हम किसी और टॉपिक पे आपके लिए वीडियो बनाएं तो हमें कमेंट करके बताना ना भूलें। धन्यवाद।